Good evening. As you were told, my name is मनोज मुंतशिर. मैं एक राइटर हूँ, फिल्मों के लिए लिखता हूँ. फ़िलहाल हिंदी में बात करूँगा क्योंकि हिंदी फिल्मों के लिए लिखता हूँ. बहुत सारी चीज़ें आप देखते और सुनते होंगे मेरी. मैं आज यहाँ क्यों मौजूद हूँ उसकी वजहें बहुत ख़ास हैं. सबसे पहले तो होना ये चाहिए कि मैं ब्लेज़ के बारे में बात करूँ, लेकिन मैं ब्लेज़ के बारे में बात नहीं करूँगा. और ये एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन है जिसको मैंने बहुत सोच समझ के फ़ैसला लिया है. ये फ़ैसला मैंने क्यों लिया है इस पे मैं आऊँगा. और आप शायद इत्तेफाक रखें मेरी इस बात से कि हाँ, मुझे ब्लेज़ के बारे में नहीं बोलना चाहिए. लेकिन मैं सुशील जी को सुन रहा था और कुछ दिनों पहले मेरे ऑफ़िस में मुलाकात हुई मेरी सुशील जी से, निधि जी से. और अभी भी मैंने इनको बहुत देर यहाँ सुना. तो इनको सुनते हुए मुझे एक चाइनीज़ फेबल, एक चीनी लोक कथा याद आ रही थी. और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप सबको वो कहानी सुननी चाहिए, क्योंकि वो कहानी सुननी आपके लिए ज़रूरी है. एक नदी जिसके किनारे एक पेड़ हुआ करता था. ये कन्फ्यूशियस की कहानी है. आप में से बहुतों ने सुनी भी होगी और नहीं सुनी तो दोबारा सुनिए. उस नदी में पेड़ से टूट के दो सूखे पत्ते गिर गए. एक पत्ता थोड़ा तिरछा गिरा, आड़ा, और एक पत्ता सीधा गिरा. दोनों पत्ते नदी में बहने लगे. जो पत्ता तिरछा गिरा था वो जिद पे अड़ गया. बोला, मैं तो इस नदी को रोक के रहूँगा, देखता हूँ ये कैसे बहती है, देखता हूँ ये समंदर तक कैसे पहुँचती है, चाहे जो हो जाए आज मैं इस नदी को रोक लूँगा, ये नदी आगे बढ़ ही नहीं सकती. वो नदी से लड़ने लगा. जो पत्ता सीधा गिरा था वो बड़ा खुश था. उसने बोला, मैं तो इस नदी को लेके आज समंदर तक पहुंच ही जाऊंगा, देखता हूं इस नदी को समंदर तक जाने से रोकता कौन है. मैं हूं, मेरी सारी ताकत है. पत्ता कह रहा है, सूखा हुआ पत्ता, के मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं इस नदी को समंदर तक पहुंचा दूंगा. एक नदी से लड़ रहा है, दूसरा नदी के साथ बह रहा है, और नदी को दोनों का पता नहीं है कि ये दोनों पत्ते एग्जिस्ट करते हैं. ये नदी को पता तक नहीं है. लेकिन आप ये सोचें कि नदी को तो सागर तक पहुंचना ही था, लेकिन नदी के सागर तक पहुंचने का जो समय था वो तिरछे वाले पत्ते के लिए, जो उससे लड़ रहा था, उसके लिए दुख का समय बन गया, अवसाद का समय बन गया, संताप का समय बन गया. और वो पत्ता जो अपनी खुशी में आह्लादित झूमता बहा चला जा रहा था, उसके लिए प्रसन्नता का समय बन गया. समय वही है. नदी को दोनों पत्तों का पता नहीं है, लेकिन एक जगह कन्फ्लिक्ट है और एक जगह कन्फ्लिक्ट नहीं है. एक्सेप्टेंस है, स्वीकार्यता है. मैं निधि जी और सुशील जी के बारे में यही कहूँगा कि ये दोनों वो सीधे वाले पत्ते हैं जहाँ कन्फ्लिक्ट नहीं है, जहाँ स्वीकार्य है. और स्वीकार की भावना अपने अंदर आना, मुझे लगता है मेरी जितनी उम्र है मैं अब तक ये नहीं सीख पाया हूँ. मैं बहुत एनवी करता हूँ उन लोगों से जो ये सीख गए हैं. और आप दोनों जिस शांति से जी रहे हैं और जिस शांति से यहाँ बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ ये सीखने वाली चीज़ है हज़ारों लाखों लोगों के लिए. मैंने शुरू में आपसे कहा कि मैं किताब के बारे में बात नहीं करूंगा. मैं क्यों नहीं करूंगा ये बताता हूं मैं आपको. मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूं डॉक्टर साहब. बायो मेरा सब्जेक्ट रहा है. अब साइंस का स्टूडेंट मैंने बोला तो मतलब फिज़िक्स भी मैंने पढ़ी है क्लास 12 तक. तो एक चीज़ मैं समझता हूँ कि एक थ्योरी ऑफ जनरेशन लॉस होती है. और थ्योरी ऑफ जनरेशन लॉस बहुत सिंपल है. वो ये है कि जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो पूरी ट्रांसफॉर्म नहीं होती, कुछ ना कुछ टूट जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है. 100% ट्रांसफॉर्मेशन कभी होता नहीं है. दिव्यांश जो था उसको 100% लिखना दुनिया में किसी कलम के बस की बात नहीं है, वो कितना भी बड़ा राइटर क्यों ना हो. तो मैं ये जानता हूँ, मैंने इस किताब को पढ़ा है, मेरी पत्नी ने इस किताब को पढ़ा है, और वो रातों रात रोई है इस किताब को पढ़ के, और मुझे नींद में जगा के बोला है कि तुम इसको पढ़ो. मैं जानता हूँ वो जो आंसू थे वो कंपैशन के थे. वो दुख और अवसाद और विषाद के आंसू नहीं थे, वो करुणा के आंसू थे. ये किताब आपके अंदर कोई ट्रेजेडी की भावना पैदा नहीं करती है. ये किताब आपके अंदर कंपैशन पैदा करती है. जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन स्पिरिट है, उसके लिए इज्जत पैदा करती है आपके मन में. लेकिन एक जनरेशन लॉस तो ऑलरेडी हो चुका है कि दिव्यांश की ज़िंदगी को शब्दों में बांधने की कोशिश की गई, और करनी ही चाहिए, वरना कहानी कैसे पहुंचेगी, बात आगे कैसे बढ़ेगी.
दूसरा जनरेशन लॉस मैं नहीं करूँगा कि मैं अपने तरीके से आपको बताऊँ कि वो किताब क्या है। ये डबल जनरेशन लॉस हो जाएगा। मैं अपने तरीके से कुछ भी समझाने की, बताने की कोशिश आपको नहीं करूँगा। तो मैं करूँगा क्या? मेरा रोल क्या है? मेरी भूमिका क्या है यहाँ? मैं चुप हो जाऊँगा और आज दिव्यांश को बोलने दूँगा। आप सब जानते हैं कि दिव्यांश कविताएं लिखते थे, इंग्लिश में लिखते थे, और उन्होंने 2 कविताएं हिंदी में भी लिखी थी। वो दोनों कविताएं मेरे पास हैं। आज मेरे पास एक मौका है, आपके पास एक मौका है कि मैं वो दोनों कविताएं आपके सामने पढ़ूं और आप दिव्यांश के शब्दों से उनके अंदर झांक पाएं। एक विंडो खुले, एक झरोखा खुले और आप ये देख पाएं कि क्या ब्यूटीफुल स्पिरिट थी, कितना बड़ा दिल था, कितना बड़ा दिमाग था, कितनी अच्छी समझ थी शब्दों की, कैसा रख रखाव था, कैसे बरतते थे शब्दों को, किस एहसास से छूते थे। तो वो 2 कविताएं मैं आपके लिए पढ़ूंगा और यही आज के कार्यक्रम में मेरी भूमिका है। मैं चाहता हूं कि फॉर माई फेलो राइटर, मैं बहुत फ़ख्र से दिव्यांश को अपना फेलो राइटर कह रहा हूं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी कविताएं लिखी, जो लिखा उसमें सच्चाई कितनी थी, जो लिखा उसमें वज़न कितना था, जो लिखा उसमें ईमानदारी कितनी थी, इससे फ़र्क पड़ता है। और इन कसौटियों पर, इन पैरामीटर्स पर दिव्यांश की कविताएं किसी भी लिटरेरी वैल्यू पर खरी उतरती हैं। और इसमें बड़े से बड़ा जो दुनिया का मैं क्रिटिक कहूँ, वो अगर इसको पढ़ने बैठेगा सिर्फ इसलिए नहीं, इस भावना के तहत नहीं कि दिव्यांश या लिखने वाला अब यहाँ नहीं है। इन कविताओं में वाकई साहित्य है, इन कविताओं में लिटरेचर है, इन कविताओं में जो एक सूंधी महक होती है रिश्तों की, वो है। आप इनको सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना धड़कता हुआ दिल दिव्यांश के अंदर था। अगर आज्ञा दें आप तो मैं पढ़ना शुरू करूँ जी। जो पहली कविता मैं आपके लिए पढ़ूंगा उसका नाम है पीतल की पिचकारी। अब ये समझने की गलती कतई न करें कि जब पीतल की पिचकारी की बात हो रही है तो वो वाकई पीतल की पिचकारी की बात हो रही है। पोएट हमेशा मेटाफर से बात करता है। पोएट ने जो कह दिया वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जो वो कहते कहते रह गया, जिस तरफ इशारा करके उंगली दिखा के छोड़ दिया, वो बड़ी चीज़ है। मैं कोशिश करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पहुँचें जहाँ दिव्यांश ने उंगली दिखा दी, जहाँ दिव्यांश ने एक इशारा कर दिया। ये पीतल की पिचकारी दिव्यांश ने अपने दादाजी के लिए लिखी थी। दिव्यांश के दादाजी बहुत बड़े आदमी हुआ करते हैं और पटना के बहुत ख्यातिलब्ध लोगों में से एक हैं। एक पिचकारी हुआ करती थी उनके पास। जब हम पिचकारी की बात करते हैं तो हम सब ने पिचकारियाँ होली में खेली हैं। हम पिचकारियाँ प्लास्टिक की ख़रीदते हैं और उससे होली खेलते हैं और वो डिस्कार्ड हो जाती हैं और अगली बार फिर नई पिचकारियाँ खरीदी जाती हैं। लेकिन दिव्यांश के दादा के पास एक पीतल की पिचकारी थी और वो पीतल की पिचकारी, उससे बाकायदा होली खेली जाती और वो बहुत सहेज के, धुल के, साफ़ करके, पॉलिश करके फिर रख दी जाती कि अगली होली पर दिव्यांश के दादा उसी पिचकारी से होली खेलेंगे। वो किसी और पिचकारी से होली नहीं खेलते थे। आप ये कविता सुने और फिर मैं अपनी बात कहूँगा। और अब मैं चुप हो रहा हूँ, दिव्यांश बोल रहा है, ध्यान से सुने। होली है, किलकारी ये खुशबू से फैलती, तेल लगाए तैनात बच्चे बड़े जवान, छत पे लाल हरा नीला रंगों की बाल्टियाँ छपा छप उलीचती, उत्सव को सींचती। छत से रंगों से गीला आता था मैं घर के द्वार पे, आपका दृश्य दिखता था संग पीतल की पिचकारी के। ये आप कौन हैं? ये दादाजी हैं। आपका दृश्य दिखता था संग पीतल की पिचकारी के, कैसे कोई इतनी भारी पिचकारी से रंग खेले। सदा मेरे मन को ये बात सताती थी, नहा कर सोने जाता था नीम के शयन पर। आज सालों के बाद, ये जो पहला हिस्सा था ये अपने बचपन का बताया था दिव्यांश ने, और आगे का हिस्सा तब का है जब दिव्यांश की चेतना जागी, जब वो बड़े हुए, जब उनके अंदर वो दिमाग आया कि वो समझ पाएँ कि वो पीतल की जो पिचकारी थी उसका प्रतीक क्या था, उसका संदेश क्या था। आगे लिखते हैं दिव्यांश कि आज सालों के बाद बुद्धि का प्रभाव है संपन्न, समझ में आई है क्यों आप खेलते थे रंग उन मंद भूरी पिचकारियों के साथ। हल्की और नाजुक होती थी पिचकारी, हम बच्चों की मनपसंद, टूट जाती थी झटपट निराशा हमारी बनकर।
वो तो आपकी पिचकारी थी, अदम्य, अटूट, ताकतवर। हर होली जो बनती थी आपकी रंगीन साथी। वक्त ने हमें बहुत दूर कर दिया है, वक्त की है ये साजिश। आपकी स्निग्ध तस्वीर याद दिलाती है आपकी मुस्कान उस पीतल की पिचकारी की। पीतल की पिचकारी जैसी अदम्य और अविस्मरणीय है आपकी आत्मा। धूप में धातु में क्षण ज्योति है स्मृति आपकी, याद हमेशा। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पिचकारी सिर्फ एक मेटाफर है। बात हो रही है पिता की, बात हो रही है उस पितृ पुरुष की जो खुद दुनिया की तमाम मुश्किलों से, तमाम झंझावातों से गुजर जाए, लेकिन अपने माथे पर एक बल नहीं आने देता कि कहीं उसके चेहरे की उदासी भांप कर उसके घर वाले परेशान ना हो जाएं, उसके बच्चे ये ना समझ लें कि उनका बाप कमज़ोर हो गया है। हम जिस देश में हैं, यहाँ बाप बूढ़ा होता है, कमज़ोर नहीं होता। मेरे खुद के बाबूजी तकरीबन 84 साल के हैं। झुर्रियाँ हैं हाथों पे, चेहरे पे। जब भी उनसे मिलता हूँ, 2 महीने के गैप के बाद भी मिलूँ तो लगता है थोड़े से और बूढ़े हो गए। लेकिन जब उनके बगल बैठता हूँ, इतना ताकतवर महसूस करता हूँ, मुझे लगता है दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूँ मैं अकेला ही। दुआएं साथ हों जिसके, उसे लश्कर नहीं लगता। लश्कर यानी फौज। जिसके साथ दुआएं लड़ती हैं उसको फौज की ज़रूरत नहीं होती। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूँ मैं अकेला ही। दुआएं साथ हों जिसके, उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। बहुत ज़रा सी उम्र में, बहुत छोटी सी आयु में दिव्यांश ये समझता था कि पिता होना क्या है, पितृत्व क्या है। और मुझे ताज्जुब होता है ये सोच के कि एक ऐसा बच्चा जो इतनी खुशियों में पला, इतने बड़े घर में पैदा हुआ, हर चीज़ डिस्पोजल पे हाजिर थी, हर चीज़ बोलने पे हाजिर थी, उसे इतना वक्त कब मिला कि रिश्तों की इतनी गहराई में उतरे और इस कदर रिश्तों से प्यार करे, उनसे मोहब्बत करे। और जब मैं कहता हूँ कि दिव्यांश पिता होना समझता था, तो मैं अपने आप से पूछता हूँ कि हम में से कितने लोग समझते हैं, हम में से कितने लोग समझते हैं कि पिता होने का अर्थ क्या है। जो पिता हैं मैं उनकी भी बात कह रहा हूँ, और जो पिता नहीं हैं मैं उनकी भी बात कह रहा हूँ। अगर हम पुत्र हैं, अगर हम संतान हैं, अगर हम बेटे बेटियाँ हैं, तो क्या वाकई हम समझते हैं पिता होना क्या है। एक बात बोल के खुश हो जाते हैं, माई डैडी इज़ सुपर हीरो, इज़ दैट एनफ, डज दैट सफाइस। माई डैडी इज़ द बेस्ट। तो जो बेस्ट था, क्या किया हमने उसके साथ? उसके माथे पर सुपर हीरो वाला टैग चिपका दिया। और सुपर हीरो तो कुछ भी कर सकता है। उससे थोड़ी पूछते हैं कि आज मुश्किलों के कितने पर्वत पार किए, हमारी एक शर्ट सिलवाने में अपने कितने कुर्ते तार तार किए। उससे थोड़ी पूछते हैं कि हमारी ज़िदें पूरी करने के लिए कितने दिन ओवर टाइम करते हुए गुजार दिए, हमारे बचपन की एक मुस्कुराहट जीतने में अपनी जवानी के कितने बरस हार दिए। और वो बुखार वाली रातें, हमारी फिक्र में सिर्फ माँ थोड़ी जागती थी, कच्ची नींद में सोते तो पापा भी थे। किसी की नज़र नहीं गई पर रोते तो पापा भी थे। ये छोटी सी कविता दिव्यांश की जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई, और उसके आसपास जो मैंने बहुत मामूली से खाके खींचे, वो आपको सिर्फ इतना बताने के लिए था कि दिव्यांश समझता था। दिव्यांश की उम्र हम अगर 22 सालों में ना नापें, ये गलती ना करें हम, क्योंकि ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती होगी कि हम ये मान लें कि हाँ ठीक है, ये इस दुनिया में आने का और दुनिया से जाने का वक्त है, और हम वो मैथमेटिक्स लगाने बैठ जाएं। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है हज़ारों वर्ष की आयु रही होगी, तब इस तरह की एक आत्मा इंसान को मिलती है, तब इस तरह की सोल, तब इस तरह की गंभीरता इंसान को मिलती है। और किसी भी लिखने वाले की सबसे बड़ी जीत ये है कि उसका लिखा हुआ उसकी अपनी जागीर न रह जाए, वो लोगों में बढ़ जाए, वो ऐसे बढ़ जाए कि लोकगीत बन जाए, वो ऐसे बढ़ जाए कि जब उसे आप पढ़ें तो आपको अपनी कहानी लगे, आपको अपनी कहानी लगे, उनको अपनी कहानी लगे।
बहुत अच्छा है कि दिव्यांश जो लिखा और जो भी हमारे लिए छोड़ के गया उसमें से दिव्यांश ही गायब हो जाए। दिव्यांश इंपॉर्टेंट नहीं है, जो दिव्यांश लिख के गया उसको आप कितना समझते हैं, कितना सहेजते हैं, उसके रास्ते पे कितना चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैं जब दिव्यांश की कविताएं पढ़ता हूँ, और ये जब हमने ये पीतल की पेशकारी वाली कविता पढ़ी, तो मुझे अपने पिताजी बार बार याद आए। हैं, जिंदा हैं, लखनऊ में हैं। अनायास पता नहीं कितनी बार मेरा हाथ फ़ोन पे गया कि मैं उनसे बात करूं। मैंने लंबी लंबी बातें की और वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम आज पढ़ा, तुम्हारे पास टाइम है? वैसे तो रोज़ कहते हो बिज़ी हूँ, फ़ोन नहीं उठाता, आज कहाँ से इतना वक्त मिल गया? अब मैं उनको कैसे बताता कि कहीं कोई है जो मुझे कह रहा है आपसे बात करो। ये असर होना चाहिए कविताओं का। जब ये असर होता है तो वो कविताएँ सच्ची हैं, वो शब्द सच्चे हैं। मुझे अपने बाबूजी याद आए, एक बैंक में नौकरी करते थे, बहुत छोटी सी नौकरी थी, और जब वक्त मिलता नौकरी से तो खेती बाड़ी करते। स्प्लर्ज करने के लिए कुछ था नहीं कभी हमारे पास, बस इतना था कि हाथ से मुंह तक आते आते ख़त्म हो जाए। लेकिन जहाँ मैं था उस शहर में बड़ी बड़ी दुकानें थीं, कपड़ों, खिलौनों और किताबों से भरी, और मेरे बाबूजी की एक छोटी सी नौकरी। वो बरसों अपने लिए नया कुर्ता नहीं सिलवा पाए, पुराना फटता और सिल जाता, पर कपड़े, किताबें, खिलौने, मैं जो कुछ भी मांगता मुझे मिल जाता। कुछ किस्से हैं जो हमेशा के लिए दिल पे दर्ज हो गए। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरी खुशियां खरीदने में मेरे बाबूजी खर्च हो गए। दिव्यांश की एक और कविता मेरे सामने है, मैं वो कविता भी पढ़ूंगा आपके लिए, और जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, एक बार फिर मैं चुप हो जाऊंगा और दिव्यांश बोलेगा। सुनिए, और ये कविता आपके होंठों पे मुस्कुराहट लाएगी। इसका नाम है जादुई जायका मेरी नानी का। कुछ दिन पहले ही दोपहर और संध्या के आलस भरे संक्रमण में, जब मन अक्सर शरीर में भरी विरक्ति को समझ लेता है भूख, तब मैंने पारदर्शी सी एक बरनी में भूरे रंग के प्रकाश में चमकती हुई नमकीन एवं भूख बढ़ाने वाली खुशबू से सुगंधित गोलाकार की निकाली एक कचौरी। आह, उफ, चिल्लाने लगी पहले मेरी जीभ, फिर मेरा हृदय। स्वाद कलियां मेरी जैसे हो गईं सिंचित किसी स्वर्ण अमृत से। अकस्मात ही, जैसे प्रचारों में दिखते हैं, फूटने लगी मेरे मन में आतिशबाजी हर्ष की। नानी, निकली दिल की धड़कन चिड़ियों के मुलायम और नाजुक पंखों की तरह। बह गई मेरी चेतना यादों की धकेलती गुदगुदाती हवाओं में। रसोई घर के फर्श पर बैठी ऐनक नाक के बीच में दबी हुई, भूरे बाल पीछे बंधे एक शिखा में बैठी है मेरी नानी, सबसे प्यारी। आटा सानते, दाल पकाते, मिश्रण को गोलाकार कटे हुए आटे में भरते, मासूम तृष्णा से तलते हुए। यह दृश्य की स्मृति अत्यंत भाव विभोर करने वाली, रोंगटे खड़ी करने वाली, मर्मस्पर्शी और स्निग्ध भावनाएं विकीर्ण करती हुई उड़ा ले जाती हैं मुझे यादों की कोमल पंखुड़ियों में। हम रहते हों भले मीलों दूर, पूर्व और पश्चिम की सनक से मजबूर, लेकिन यह तुच्छ बाधा ही नहीं है जहाँ नानी और नाती का प्रेम इतना अद्वितीय, इतना दैवीय, इतना शुद्ध, इतना मासूम, इतना कोमल, इतना मुलायम, परंतु दृढ़ और बुलंद बवंडरी रथ बनकर जो नष्ट कर जाए इसको। लिट्टी आपकी जो खुले तंदूर में सुलग कर आपको कष्ट पहुंचाती है, आपके हाथों को जलाती है। दिव्यांश देख सकते थे कि खाना बनाते हुए माँ के हाथ भी जलते हैं। हर निवाले में मुझे महसूस होती है, विचलित करती है, मगर आपकी पवित्र प्रेम भावना तीव्रता से अपनी शिथिल कर देती है इस पीड़ा को। लेती आती है तपती हुई भावना अडिग प्रेम, प्रार्थना और सम्मान की। वो काजू की बर्फियों के जुड़वों को मम्मी की बाज आंखों से अपने नरम हाथों की आड़ में छुपाकर एकजुट मेरे मुंह में डालना, क्योंकि शायद पता था नानी को भी कि अगर ये बर्फियां खिलाते हुए निधि देख लेगी तो मेरे ऊपर चिल्लाएगी।
वो मीठे और नमकीन निमकी, मठरी, कलौंजी और अजवाइन की खुशबू से उत्कीर्ण, या वो जीभ को नचाने वाले, मन में बैंड बजाने वाले पिट्ठे, दाल, पोस्ते और आपके प्यार से स्वादिष्ट सारे अलग अलग रंग हैं। इस इंद्रधनुष में आपका स्नेह है। नानी, जब भी मैं आपकी कचौरी को खाता हूँ, गिर जाते हैं कुछ दाल के गाने, आप कुछ दाल के दाने आपके तगड़े पक्के प्रेम के। फैलना चाहते होंगे संसार में, आपकी ममतामयी भावना का गुणगान करने उन्हें ज़मीन से भी उठाकर भर लेता हूँ अपने लालची मुख में। इस अनन्य और निहित संप्रेषण को 100% भरकर रखना जो चाहता हूँ हृदय और आत्मा के हर एक कण में। आनंद लेता हूँ और लेता रहूँगा नानी, आपके अलौकिक जायके का। यादें आपकी हमेशा रहेंगी ताज़ी, अंतर्गत मेरे अंतर मन। जब दिव्यांश अपनी नानी की बात कर रहे हैं, एज अ पोएट जो एक चीज़ मुझे एनवी फील हुआ थोड़ी देर के लिए, मुझे जलन महसूस हुई दिव्यांश से। वो पता है किस बात की जलन थी? मैं साल में शायद 15-20 फिल्मों के गाने लिखता हूँ, डायलॉग्स लिखता हूँ। बाहुबली मैंने लिखी है, पता नहीं आप में से कितनों को पता है। हमेशा होता है कि जब हम फिक्शन और रियलिटी के बीच का फासला जो बहुत बारीक सा होता है, जो राइटर वो तय कर लेता है ना कि रोमांटिसिज्म भी रह जाए इसमें पोइट्री भी रह जाए और इसमें सच भी रह जाए, ये झूठा खोखला शब्दों का आडंबर ना लगे, वो बड़ा राइटर होता है मेरी नज़र में। ये जो फाइन लाइन है, ये पता नहीं, मैं ये तो मानूंगा नहीं कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी दिव्यांश की, ये तो मैं मानना भी नहीं चाहता। नेचुरल था, प्रकृति का दिया हुआ था। कितनी आसानी से उस पतली रस्सी पर चल रहे हैं, जहां आपको जो प्रतीक दिख रहे हैं कितने सिंपल हैं। कचौड़ियाँ दिख रही हैं, मठरी दिख रही है, आलू दिख रही है, चूल्हा दिख रहा है, कलौंजी दिख रही है, बर्फ़ी के टुकड़े दिख रहे हैं, और बातें कितनी बड़ी बड़ी हो रही हैं। ये हैं दिव्यांश। और ये जो प्रतीक इतने सिंपल, इतने सरल होते हैं, तो शायद बहुत दिल तक पहुंचते हैं। क्योंकि हम में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, मैं तो फिल्मों के लिए लिखता हूं, पर जो नहीं लिखते हैं वो बड़े फिल्मी हो गए हैं। व्हाट्सएप पे माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल, और मैं बहुत परेशान होता हूं देख के। क्योंकि आप जब माँ का दिल लिख लेते हैं, आपके अंदर एक भावना आती है, मैं तो बड़ा अच्छा बेटा हूँ, मैंने तो माँ के दिल की बात कर ली। मैं एक नज़्म आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि माँ का दिल ममता का मंदिर है, मोहब्बत का ख़जाना है, माँ का दिल ये है, माँ का दिल वो है। अरे छोड़ो भी ये फिल्मी बातें, किसने देखा है माँ का दिल? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, उसके हाथ ज़रूर देखें, वही हाथ जो मेरे लिए रोटियां बनाते हुए कई बार तवे पर जले हैं, वही हाथ जो मेरी नन्ही उंगलियां थाम के बरसों बरस चले हैं, मुझे लिखना सिखाते हुए जिन हाथों पर पेंसिल की कालिख चढ़ जाती थी और मेरी शर्ट के बटन टाँगते हुए जिन हाथों में सुई गड़ जाती थी, वही हाथ जो कभी तकिया बनकर मेरे सिरहाने सोते थे और मुझे एक थप्पड़ मार के खुद 10 बार रोते थे। देखो, ज़रूरी नहीं है तुम्हारा श्रवण कुमार होना, माँ के पैर आंसुओं से धोना, पर जिन हाथों की झुर्रियाँ तुम पे कर्ज हैं, रोज़ सोने से पहले वो हाथ चूम के सोना। दिव्यांश ने मेरे ज़रिए अपनी बात कह दी। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने सुनी। जो तालियाँ थीं ये दिव्यांश के लिए थी, और ये तालियाँ वो सुन रहे हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी भूल हम कर सकते हैं आज, वो ये है कि हम दिव्यांश के बारे में पास्ट टेंस में बात करें। मैं नहीं करूँगा। दिव्यांश गुजरा हुआ कल नहीं है, दिव्यांश हैं। और बचपन में एक फ़िल्म देखी थी मैंने, उस फिल्म से पता नहीं कितनी समानताएं दिव्यांश की कहानी में हैं, और ये ताज्जुब होता है मुझे कि क्या वो फिल्म दिव्यांश को ध्यान में रख के लिखी गई थी। तब तो शायद दिव्यांश के पिताजी भी बहुत यंग रहे होंगे। मैं आनंद की बात कर रहा हूँ, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद। इतनी झलकियाँ मिलती हैं, और दिव्यांश ने तो बिल्कुल नहीं देखी होगी क्योंकि दिव्यांश के पीरियड की, उनके वक्त की फिल्म नहीं थी। लेकिन मुझे याद आता है उस फिल्म का एक संवाद कि आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं, दिव्यांश मरा नहीं, दिव्यांश मरते नहीं, जगह बदल लेते हैं, एक हायर प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, एक हायर प्लेटू पे चले जाते हैं। पहले ज़मीन पर रहता था, अब अंबर का बाशिंदा है, मौत उसे क्या मारेगी, वो जिंदा था, वो जिंदा है। थैंक यू।
Wow, I am so मंत्रमुग्ध. मनोज जी, इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट. अब मैं कैसे इंग्लिश में बात करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा. आपने इतनी प्यारी हिंदी बोली है, इतने प्यारे एग्जाम्पल्स दिए हैं हमें. थैंक यू सो मच मनोज जी. Okay, I'm now going to request not just the co-author of plays, but the mother of our beloved Divyansh to share her thoughts with us. Mrs. Nidhi Podar, may I please have you here?